in association with Kuku FM. चलते नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही, जिसमें आते हैं दर्शकों के सवाल और हम अपनी सुविधा के अनुसार सवाल नहीं चुनते हैं। जो सवाल हमको भेजे जाते हैं कैंडिडली उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल सौरभ आपके लिए है अभिषेक का। अभिषेक कह रहे हैं कि तमाम इलेक्शंस में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने की आपकी कोशिश रहती ही है, तो क्या आपने कभी सोचा कि प्रशांत किशोर की तरह पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन जाएं? आप जानते भी हैं पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को, पार्टीज को, और अभी फिलहाल प्रशांत किशोर की एक तरह से मोनोपोली है, उनके पास कोई चुनौती नहीं। आप पेश करना चाहेंगे? थैंक यू फॉर सजेस्टिंग एन अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन। मेरी बहुत दिलचस्पी है राजनीति को समझने में, सो मे बी इन फ्यूचर, यू नेवर नो, बट यस आई वुड लाइक टू। मतलब मुझे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी मिलते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता मिलते हैं, और उनसे चर्चा होती रहती है गवर्नेंस को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स को लेके, तो मुझे लुत्फ तो आता है। बाकी भविष्य की कोख में क्या है कौन ही जानता है। अगला सवाल सत्यपाल सिंह का है। इन्होंने कहा, ये पूछ रहे हैं, नेता नगरी में सवालों के जवाब देते वक्त क्या आप जवाब पहले से तैयार करके आते हैं या हाथों हाथ जवाब देते हैं? नहीं भाई, मैं अभी ये जब निखिल पढ़ रहे हैं तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ना हमारे ब्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, ना हमारी इलेक्शन कवरेज स्क्रिप्टेड होती है, ना ये सवाल जवाब। दिस इज टोटली स्पॉन्टेनियस। इसीलिए कई दफा आपने सुना होगा कि जैसे किसी ने पूछा कि फलाने टॉपिक पे किताब बताइए, तो नहीं पता होता है तो हम मना कर देते हैं, या आपने मुझसे डिफेंस का सवाल पूछा तो मैं उसको डाइवर्ट कर देता हूँ निखिल की तरफ, इसीलिए। ठीक है। मयूरेश का प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की खूब बात हम करते हैं, लेकिन हम कभी एम्प्लॉयबिलिटी पर बात नहीं करते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी पर क्या सोचते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज वर्सेस नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं समझ गया सवाल जी। और आई एम वेरी हैप्पी कि यू मेड दिस ऑब्जर्वेशन, जिन भाई साहब ने ये सवाल पूछा है। एम्प्लॉयबिलिटी की क्या, जिस चीज के लिए हम दावा कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, या उसकी अहर्ता है, और ये हम दूसरी जगह कहीं कैसे जाएं, खुद हमें लल्लन टॉप के लिए हायरिंग करते वक्त इस चीज का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों हजारों मेल आते हैं कि सर हम फलानी जगह से कोर्स कर रहे हैं, हमको रख लीजिए। कोई कहता है बहुत जरूरत है। मतलब आप यूं मानिए निखिल कि अगर सिर्फ इस आधार पर रख लिया जाए कि हमको बहुत जरूरत है, तो अब तक ललन टॉप में 4-5 हजार लोग काम कर रहे होते हैं, अगर वो से क्राइटेरिया पे टिक कि साहब इनको जरूरत है, जरूरत है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग आते हैं इस फील्ड में काम करने के लिए, अगर आपको हिंदी में बिना वर्तनी की गलती के ट्रांसलेशन नहीं आता, आपको बेसिक, लोग लिख देते हैं साहब पॉलिटिक्स में हमारी दिलचस्पी है, 4 सवाल पूछो तो नहीं बता पाते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी एक बड़ा है कि आपकी तैयारी कितनी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुकुरमुत्तों की तरह स्कूल खुल गए हैं, चाहे वो मास कम्युनिकेशन के हों या बीटेक के हों, सब एक बहुत सख्त ऑडिट होना चाहिए। इस तरीके से फरेब नहीं बेचा जाना चाहिए। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, जो ऑलरेडी लेबर है उसके स्किल डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, और कौशल विकास का जो बड़ा जोर शोर से नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया था, वो ये काम नहीं कर पाई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उसके नाम पे नीचे के स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और ये सब चीजें हुई हैं। खुद हमने जमीनी हकीकत की थी 2019 के चुनाव से पहले, तो उसमें बहुत शिकायतें मिली थी कि लोकली लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी भी जरूरत है कि स्किल को एनहेंस किया जाए। आप जो शहरों में लोग रहते हैं उनको बहुत सारे स्किल लेबर की जरूरत होती है। मैं जिस भी कारोबारी से मिल रहा हूं अपनी यूपी की यात्रा के दौरान, सब कह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुर्जा में एक कारोबारी ने कहा पॉटरी के, मैंने कहा क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हैं और बेहतर हो जाए। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा फाइन आर्ट का यहाँ इंस्टीट्यूशन बन जाए जिससे ये जो सेरेमिक पे पॉटरी की कला है ये लुप्त ना हो जाए और लोगों को सिखाई जा सके। यही बात अलीगढ़ के स्टैचू बनाने वालों ने कही। तो इस चीज पे जोर होना चाहिए कि स्किल कैसे इंप्रूव हो हर आदमी के पास। देखिए, मैं जिस भी प्रोफेशन वाले के पास गया, निखिल मैं आपको बताऊं, मैं अलीगढ़ में ही गया, एक तालाब में ऐसी धोबी घाट सा बना रखा था, वहां गया, तो उनके पास भी अपने लिए सजेशन था कि हमको यहां से हटा के फलानी जगह एक प्रॉपर घाट दे दिया जाए। तो आप सबके पास है, और फिर उससे सरकार के ऊपर दबाव कम होगा। जैसे कारोबारी हैं, बहुत रोजगार देते हैं,
आप कारोबारियों के साथ बैठिए और उनकी मुश्किलें उसको सॉल्व करिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी पे जोर रहना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक सख्त ऑडिट हो, और जो भ्रमपूर्ण प्रचार होता है, एकदम ग्लॉसी इश्तिहार देख के लोग चले जाते हैं संस्थानों में पढ़ने के लिए, या उन्होंने उसको एक वो बिल्कुल बना लिया है एकदम स्वैग का हिस्सा कि साहब, या स्टेटस सिंबल, फलानी जगह नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। तो इसका मतलब, और मैं तो थोड़ा सा लोगों को अजीब लगेगा, ये जरूरी नहीं है कि 12वीं की पढ़ाई के बाद सब लोग हायर स्टडीज करें। उससे ज्यादा जरूरी है कि 12वीं की पढ़ाई की वजह से बहुत सारे लोग, जी क्या किया जी, हमने बीए किया, एमए किया। अगर आपकी दिलचस्पी है उस विषय में, या आपको लगता है कि आपकी अहर्ता हो सकती है आगे जाके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वरना 12वीं के बाद आप 3 साल बीए बीएससी में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको स्किल सेट सीखें, किसी रोजगार में किसी काम में लगे, कुछ सीखें, 3-4 साल बाद आपको वो चीज पता हो, तो वो ज्यादा जरूरी होगा। अगला प्रश्न अज्जू का है, ये पूछ रहे हैं, डोंट यू थिंक कंटिन्यूअस मुस्लिम बैशिंग ऑन टेलीविजन चैनल्स विल क्रिएट डिफरेंट इश्यूज इन द सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन? कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली एग्री। बार बार जो माइनॉरिटी के, खास तौर पे मुस्लिमों के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, उनको हे बताया जाता है, उसके खिलाफ पोलराइज किया जाता है, फिर मुस्लिम समाज के भी कुछ नेताओं के वैसे ही घटिया बयान आते हैं, और बाइनरी वो बिल्ड हो जाती है। इससे देश का कतई भला नहीं होगा। देश का भला तब होगा जब देश के हर नागरिक को धर्म और ऐसे तमाम भेदों से मुक्त होके जीवन जीने का अधिकार मिले। कोई भी किसी की भी कॉलर पकड़ के देशभक्ति का प्रमाण मांगने लगता है, ये किस तरीके का है। हाँ, रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो रिफॉर्म्स मुस्लिम समाज में भी आने ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके दकियानूसी ख्याल हैं, जो अभी भी पुरातन पंथी सोच में हैं, जो अभी भी पुरानी चीजों को मान्यता दे रहे हैं। उनको अपने भीतर वो सुधार लाना होगा अगर उनको तरक्की करनी है। मुझे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान मिले, बोले बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अपनी नीयत भी दुरुस्त रखिए कि ठीक कर देंगे वाले भाव में मत लाइए, सब ठीक हो जाए इस वाले भाव में लाइए। तो ये मुस्लिम बैशिंग या किसी भी कम्युनिटी की बैशिंग से देश का तो कोई भला नहीं हो रहा है, उससे और जो भरोसा है उसका माहौल कम हो रहा है। अगर आपको सुधार लाना भी है किसी कम्युनिटी के अंदर, तो उसके भीतर की जो प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं उनको मंच दीजिए, उनके साथ खड़े होइए, प्यार से समझाइए, संवाद करिए, तब चीजें समझ में आएंगी। आखिरी प्रश्न कनिष्क का है, ये पूछ रहे हैं कि आप दोनों राइट टू रिकॉल पर क्या विचार रखते हैं और वर्तमान में इसके इम्प्लीमेंटेशन की कितनी जरूरत समझते हैं? वरुण गांधी जैसे नेता इस मुद्दे को उठाते रहे। राइट टू रिकॉल के मैं पक्ष में हूँ कि अगर हमने किसी को चुना है और हमें लग रहा है कि वो ठीक काम नहीं कर रहा है, तो हम ये कर सकें। पर ये एक बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक हिस्सा है। जैसे कई लोग बोलते हैं साहब नोटा दबाने से क्या होगा, तो मेरी प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री से एक दिन फोन पे बात हुई, प्रोफेसर जगदीप चोकर से, माफ करिएगा, जो एडीआर के वन ऑफ द फाउंडिंग जी मेंबर हैं, कि हमने जी इसी नेता नगरी में एक बार नोटा पे चर्चा की थी। देन ही रीच्ड आउट, और ऐसा मेरा इरादा है कि मैं एक बार चुनाव से फारिग होकर उनसे लंबी बातचीत भी करूं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपको दिख रहा है ये उसका बहुत छोटा हिस्सा है, ये पूरा किया नहीं गया। क्योंकि नोटा में भी होना चाहिए, अगर किसी एक जगह पे कुछ कैंडिडेट्स को सबने खारिज कर दिया, तो उन कैंडिडेट्स को तो वहां से अगला चुनाव लड़ने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अभी बहुत सारे इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है। अभी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ही नोटिस किया कि साहब हमने कहा था कि सब लोग राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट हैं वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में इश्तेहार दें, तो ऐसे अखबारों में इश्तेहार दे दिया गया जिनको ज्यादा लोग पढ़ते ही नहीं, है ना। तो ये सब इस तरीके से काट खोजते रहते हैं लोग। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स भी एक बड़ा मुद्दा है।